जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। 8 फरवरी से 15 फरवरी तक जितनी भी हमारी इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर बनती है सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं सभी के सभी। नीचे इसका PDF का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय रिजर्व केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में कौन से स्थान पर रहा। तो सोने की खरीदारी में भारतीय रिजर्व केंद्रीय बैंक जो है ये कौन से स्थान पर रहा, और ये रिपोर्ट जारी की है विश्व स्वर्ण परिषद यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने रिपोर्ट जारी की है 2021 की, है ना। तो इसका आंसर होगा दूसरे स्थान पर। हमारा जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है वो दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड का पहला स्थान रहा है। ये देख लीजिएगा 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा है इसने। तो ये आप इसको याद रखेंगे, पहले स्थान पर थाईलैंड का रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, है ना। तो इसको याद रखेंगे। और भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक दूसरे स्थान पर रहा है। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कौन से अधिनियम के तहत हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो 1934 अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। 1937 में स्थानांतरित कर दिया गया था, ये पहले कोलकाता में था, है ना। और राष्ट्रीयकरण के बारे में भी पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कब किया था? 1 जनवरी 1949 को। इसको भी आप ध्यान में रखना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। और 1980 में 6 बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनके बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डेट पूछी जाती है और बैंक भी पूछे जाते हैं। कितने बैंकों का किया गया था, है ना। 1980 में 6 बैंकों का और 1969 में 14 बैंकों का किया गया था। वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं, सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। वर्तमान में जो RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं वो कौन है? माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर और महेश कुमार जैन। ये 4 जो हैं ये RBI के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न, बहुत बार पूछा गया है। सर ऑसबॉर्न जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय अगर पूछा जाए ना भारतीय गवर्नर कौन थे, वो CD देशमुख थे, है ना। CD देशमुख। RBI के प्रतीक चिन्ह में किसे दर्शाया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रतीक चिन्ह में ये दर्शाया गया है रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ के वृक्ष को। ये वृक्ष है यहाँ पर और ये बाघ है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गवर्नर की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री जो है गवर्नर की नियुक्ति करता है। इतना सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला पदक जीतने वाली थेरेसी जोहाग किस देश की रहने वाली है? थेरेसी जोहाग जो आप फोटो में देख रहे हो ये थेरेसी जोहाग है। और इसने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो गेम चले हुए हैं बीजिंग में, ये नॉर्वे की रहने वाली है। और इसने पहला पदक जीता है और वो भी स्वर्ण पदक जीता है। आप याद रखेंगे कौन सा पदक जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है ना। पैरा ओलंपिक जो है ये 4 मार्च से 13 मार्च, पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूं। और यहां पर अगर मेंस की बात की जाए तो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और पैरा ओलंपिक की बात करें तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो है ये पैरा ओलंपिक वाले 4 मार्च यानी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे और 13 मार्च को ये खत्म हो जाएंगे। बीजिंग चीन में ये आयोजन हो रहा है इनका। मोटो जो है एक साझे भविष्य के लिए एक साथ, एक साझे भविष्य के लिए एक साथ, ये मोटो है। स्कीइंग चैंपियन है ये, आप देख सकते हो थेरेसी जोहाग जो है जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है, यानी पहला पदक जिसको हम बोल देंगे। और ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है ये सभी को पता होना चाहिए जीके में। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ये ओलंपिक संस्था है जो कि रेगुलेट करती है ओलंपिक गेम्स को। इसका मुख्यालय है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। और ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 को। बहुत बार पूछा गया है। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यही हुए थे 6 अप्रैल 1896 को। कहां पर? एथेंस ग्रीस में हुए थे। पहला शीतकालीन कब हुआ था जो कि अब ये गेम्स चल रही हैं? ये 1924 में पहले हुए थे चोमोनिस्क फ्रांस में। ओलंपिक की जो शुरुआत का श्रेय जाता है वो पीरे डी कुबर्तिन को जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ये आप सबको पता चल गया, इसके बारे में भी याद रखेंगे। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर।
तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की बात हो रही है और पुस्तक का टॉपिक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, स्टार लगा लीजिएगा। काफी बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इसे इग्नोर नहीं करना है, पुस्तकों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। सागरिका घोष इसने लिखी है, कौन सी? अटल बिहारी वाजपेयी, आप फोटो में भी देख सकते हो, सागरिका घोष ने लिखी है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स पुस्तक जो है वो सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखी है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी हाल ही में लिखी गई है। बाकी जो ये सारी हाल ही में लिखी गई पुस्तकें हैं, इनके बारे में भी अभी आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है ना। सागरिका घोष को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुस्तक, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली, फोटो में देख सकते हो है ना। ये 10 ट्रिलियन ड्रीम वाली सुभाष चंद्र गर्ग ने, और ऑपरेशन खात्मा नामक से जो लिखी है वो आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। द एंजल्स ऑफ कैलाश, द एंजल्स ऑफ कैलाश शुबीरा प्रसाद ने, किसने? शुबीरा प्रसाद ने, द एंजल्स ऑफ कैलाश। फियरलेस गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। फियरलेस गवर्नेंस जो है किरण बेदी ने लिखी है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने, ये भी हाल ही में लिखी गई पुस्तक है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेनियंट नेशनलिस्ट, ये चंद्रचूड़ घोष ने, किसने? चंद्रचूड़ घोष ने। अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है। यूअर बेस्ट डे इज टुडे, यूअर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर द्वारा। सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है आई एम नो मसीहा। शशि थरूर द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर द्वारा। पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी है ओह मिजोरम, ओह मिजोरम लिखी गई है। उर्जित पटेल द्वारा लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब के सब है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया से सेल्फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? 63। कितने मिले हैं? 63 मिले हैं। कैलिफोर्निया में है। सेल्सफोर्स द्वारा ये जारी रिपोर्ट के अनुसार ये संस्था जो है जारी करती है, कहां पर है? कैलिफोर्निया यूएस में है। ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में भारत का 100 में से जो स्थान मिले हैं, अंक मिले हैं, सॉरी यहां पर 63 अंक मिले हैं, ये आप याद रखना, ऑप्शन डी है ना। बाकी जो है हाल ही में जो इंडेक्स जारी हुए हैं उनको भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में जो भारत का स्थान है वो 4th स्थान है। कौन सा? पहला स्थान है, और इसमें जो पहला स्थान है दुबई का है, पहला स्थान दुबई का याद रखेंगे। ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने में भारत का 4th स्थान है और दुबई का पहला स्थान है। एशिया पावर ऑफ इंडेक्स, ये भी 4th स्थान है भारत का, इसको भी आप याद रखेंगे, एशिया पावर ऑफ इंडेक्स जो है ये। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान 10वां स्थान है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार 56वां है। कौन सा? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार 56वां है। ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार LIC का जो स्थान मिला है वो 10वां मिला है। इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जो जारी की है इंश्योरेंस कंपनी की, इसमें चीन की कंपनी पहले स्थान पर रही है और भारत 10वें स्थान पर रही है। LIC कंपनी भारत की है ना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 85वें नंबर पर है भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो 83वें नंबर पर है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर आया है। जापान और सिंगापुर जो है संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा है, और भारत का स्थान 83वां स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जो जारी हुआ है वो 101 स्थान है भारत का। कौन सा? 101वां स्थान, पहले 94 था, 7 नंबर जो है वो छलांग लगाई है, 101वां स्थान है अभी भूखमरी में भारत का है ना। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में 121वां स्थान है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 135वां और हैप्पीनेस में 139वां। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में बात की जाए तो यहां पर 40वां स्थान है भारत का। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 66वां है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में 66वां स्थान है भारत का। ये सब इंडेक्स है ना बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आप है ना। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर हमारा यहाँ पर। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है, नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? अक्षय कुमार। कौन? अक्षय कुमार बनाए गए हैं, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अभी हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, वंदना कटारिया बनाई गई थी, जो कि हॉकी प्लेयर है ये है ना। ये कहाँ की? उत्तराखंड की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी वंदना कटारिया, हॉकी प्लेयर।
एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी जो कि कृषि नेटवर्क के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, पंकज त्रिपाठी अभिनेता ये बनाए गए हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के न्यू ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ये नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और जो है उत्तराखंड के ये अक्षय कुमार हैं, और संजय दत्त जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। हुंडई मोटर्स की जो ब्रांड एम्बेसडर है आदिति अशोका है। बैंक ऑफ बड़ौदा की शेफाली वर्मा है। फुटवेयर कंपनी बाटा की इंडिया कंपनी जो है ये फुटवेयर कंपनी, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी है। कौन? दिशा पटानी। ये सब ब्रांड एम्बेसडर याद रखना आप। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? जीवा कार्यक्रम। कौन सा? जीवा कार्यक्रम जो है ये नाबार्ड ने शुरू किया है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट नहीं है, डेवलपमेंट आएगा यहां पर, है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, है ना। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो है गोविंदा राजुलू चिंताला है। ये इसके अध्यक्ष है गोविंदा राजुलू चिंताला, नाबार्ड के अध्यक्ष, है ना। ये सब याद रखेंगे। यहां पर रूरल डेवलपमेंट आएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात हो रही है फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी। गौतम अडानी जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यहां पर जो है कुल संपत्ति मैंने सीरीज वाइज लिखी है, टॉप 3 मैंने यहां पर लिखा है। ये जो रतन टाटा है ना, ये 4th स्थान पर नहीं है ना। ये आप ये जो है ये सीरीज वाइज नहीं है। 3 जो है ना टॉप, ये सीरीज वाइज मैंने यहां पर रखा हुआ है। गौतम अडानी जो है वो 90.1 बिलियन डॉलर के साथ कुल संपत्ति के साथ पहले स्थान पर है। ये आप सभी की कुल संपत्ति देख सकते हो। टॉप 3 मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर है। मा हुआटेंग जो है ये तीसरे स्थान पर है ना। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात की जाए तो एलन मस्क जो है ये 239.6 बिलियन जो है डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। इनकी ये कुल संपत्ति मैंने लिखी हुई है। एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ट और जेफ बेजोस जो है, ये 3 जो है टॉप मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। ये आप ध्यान में रखना। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? पुरुष युगल की बात हो रही है। टाटा ओपन 2022 का खिताब जो जीता है राम कुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। टाटा ओपन 2022 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? राम कुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने जीता है। अन्य जो यहाँ पर पुरुष युगल की बात हो रही है तो यहाँ पर हम जो अन्य टूर्नामेंट हुए हैं उनमें पुरुष युगल की बात करेंगे। टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी ने। साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन ने ये बेंगलुरु में हुई थी टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब जीता है इन दोनों ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था टूर्नामेंट उसमें पुरुष युगल का खिताब किसने जीता था? थानासी कोकिनाकिस और निक किर्जियोस ने। ये आप ध्यान में रखेंगे इन तीनों पुरुष युगल खिताब के बारे में, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 9वां। AFC का 20वां संस्करण फुटबॉल टूर्नामेंट महिला एशिया कप भारत 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जो हुआ था ये भारत में हुआ था। कौन सा? 20वां संस्करण AFC का फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन जो हुआ था वो भारत में हुआ था, महिला का, है ना। और ये 20वां संस्करण था। ये किसने जीता है? चीन ने जीता है। AFC का 20वां संस्करण फुटबॉल टूर्नामेंट महिला एशिया कप भारत 2022 का खिताब चीन ने जीता है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो है, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1954 को। कब हुई थी? 7 मई 1954 को। इसका मुख्यालय कुआलालंपुरम में है। मलेशिया की ये राजधानी भी है ना, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, ये इसके अध्यक्ष हैं इस संघ के, परिसंघ के। और महासचिव है विंडसर जोन। कौन है? विंडसर जोन। मोटो है वन एशिया वन गोल, वन एशिया वन गोल, है ना। ये चीन ने जीता है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊंची सबसे ऊंची राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? 10,000 फीट से ऊंची लंबी राजमार्ग सुरंग है तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार भारतीय सुरंग है कौन सी है जिसको 10,000 फीट से ऊंची लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? अटल सुरंग को। किसको? अटल सुरंग को। 2020 में इसका शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी द्वारा, याद रखेंगे 3 अक्टूबर 2020 को मैंने यहाँ पर लिखा भी है ना। और हिमालयी रेंज, अगर रेंज पूछा जाए तो अटल सुरंग जो है वो किस रेंज में है, तो हिमालयी रेंज जो है वो पूर्वी पीर पंजाल रेंज है। कौन सी? पूर्वी पीर पंजाल रेंज, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दर्रा पूछा जाए तो रोहतांग दर्रे के नीचे है, ये आप ध्यान में रखना, रोहतांग दर्रे के नीचे वाली साइड में। और राजमार्ग पूछा जाए तो लेह मनाली से ये 9200 मीटर यानी 9.2 किलोमीटर जो है ये यहाँ पर ये राजमार्ग है, इसकी लंबाई है। और अटल टनल का शुभारंभ मैंने आपको बताया 3 अक्टूबर 2020 को है ना। तो ये 10,000 फीट से ऊंची सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है अटल सुरंग को। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 11वां, सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी सेफर इंटरनेट डे कब बनाया गया? तो ये 8 फरवरी को मनाया गया। 2022 की बात हो रही है तो ये 8 फरवरी को मनाया गया। वैसे ये 8 फरवरी को हर साल नहीं मनाया जाता, हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन ये मनाया जाता है। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, ये इसकी थीम रही है। 8 फरवरी को ये मनाया गया है। बाकी जो फरवरी के जो हम दिवस मनाकर आए हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया हमने, 4 फरवरी को। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और इसकी थीम क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को ही हम अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाते हैं, इसको भी आपको याद में रखना है। और इसकी जो थीम रही है वो ह्यूमन फर्टिलिटी इन एक्शन, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि सरोजनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं सरोजनी नायडू की जयंती पर। कब हुआ था उनका जन्म? 1879 में हुआ था। 13 फरवरी 1879 में हुआ था। 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। तो ये सब जो दिवस हैं बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, आपको ये याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? यहाँ पर भी एक इंडेक्स हम यहाँ पर देखने को मिला है, पीछे भी हम पढ़कर आए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, देखने में है ना वीडियो। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में पूछा है, तो ये कौन जारी करती है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। और दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वो 46वां है। कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में वैश्विक रिपोर्ट में भारत को 6.91 जो अंक मिले हैं ना, ये आप ध्यान में रखना, कितने अंक मिले हैं? 6.91 ये अंक मिले हैं। पहला स्थान इस अंकों के साथ नॉर्वे का रहा है, दूसरा न्यूजीलैंड का और तीसरा फिनलैंड का। ये आप अंक भी देख सकते हो साथ के साथ में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बृजराज शर्मा की जगह कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए हैं? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो नए अध्यक्ष बनाए हैं एस किशोर। कौन? एस किशोर बनाए गए हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी पूछी जाती है 4 नवंबर 1975 को एसएससी की स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है ना। इतना सब आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाँ ये जो नियुक्तियां हैं इनके बारे में लास्ट में हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं इस वीक में हुई है या पिछले जो हुई है रिवाइज भी कर लेंगे हम, है ना। महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा करने की ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो किस राज्य में दी जा रही है? ओबाव कला के नाम से। ओबाव कला एक कार्यक्रम शुरू किया है जो कि बालिकाओं और महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है अपनी आत्म रक्षा के लिए, है ना। तो ये ओबाव कला इस कार्यक्रम का नाम भी आप याद रखेंगे। राज्य जो है वो कर्नाटका है, राज्य जो है वो कर्नाटका शुरू कर रहा है इसको। और इस कार्यक्रम का नाम हैदर अली के खिलाफ लड़ी ओनाके ओबावा के नाम पर पड़ा है। हैदर अली के खिलाफ लड़ी थी ओनाके ओबावा, इसके नाम पर इस कार्यक्रम का नाम पड़ा है, जो कि महिला और बालिका जो है अपनी आत्मरक्षा कर सके, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है इस कार्यक्रम के थ्रू, है ना, कर्नाटका में। 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहां बनेगा? बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन बनेगा वो सूरत में बनेगा। कहां पर? गुजरात, सूरत में। और जो परियोजना की कमान जो संभाली हुई है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। किसने? नेशनल
हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसकी कमान संभाली हुई है। ये भी आपको याद रखना है। सूरत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जाएगा, 2024 तक बन जाएगा, है ना। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है। इसके द्वारा क्या होगा? जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स को शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे शरीर को स्पाइक प्रोटीन का निर्माण होगा। शरीर में स्पाइक प्रोटीन निर्माण के लिए ये डीएनए वैक्सीन लगाया जा रहा है, जिससे क्या होगा? जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स जो है वो शरीर में इंजेक्ट करने पर स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करेगा, है ना। ये डीएनए वैक्सीन लगाने पर भारत में इसकी शुरुआट की है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो बना है वो कौन सा बना है? इस्तांबुल, तुर्की। कौन सा? इस्तांबुल शहर बना है, तुर्की का है ये आपको ध्यान में रखना है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स ये जारी करती है रिपोर्ट, 2021 की आई है। भीड़ भाड़ वाला शहर जो है इस्तांबुल, तुर्की बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 में से भारत के 3 शहर भी हैं, और जिसमें मुंबई का स्थान 5वां है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मुंबई का स्थान 5वां है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 18वां। 22 क्वेश्चन होंगे हमारे टोटल, कितने? 22 क्वेश्चन होंगे। किस राज्य ने अपने शहर शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर कर दिया है? कुंडेश्वर जो किया है, शहर का नाम बदल दिया है, शिवपुरी से कुंडेश्वर कर दिया है। किस राज्य का शहर है ये? मध्य प्रदेश का शहर है, आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश का, है ना। इसके बारे में जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। खेलो इंडिया का जो आयोजन होगा वो मध्य प्रदेश में होगा। 2022-23 के आयोजन की बात कर रहा हूं मैं, और अभी जो पेंडिंग है वो हरियाणा में होने हैं। कहां पर? हरियाणा में होने हैं। ओमिक्रॉन को लेकर के ये पेंडिंग में रखे हुए हैं, सितंबर के लगभग आसपास हो जाएंगे ये गेम। और लोकसभा सीट जो है मध्य प्रदेश की 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट जो है 230 है। भोपाल गैस त्रासदी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1984 में दिसंबर में हुई थी, और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण जो है काफी लोग यहां पर मारे भी गए थे। तो याद रखना कहां पर हुई थी? मध्य प्रदेश, भोपाल में ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। सांची स्तूप पूछा जाता है कहां पर है? मध्य प्रदेश, भोपाल में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, और योगिनी मंदिर खजुराहो में है। इन मंदिरों के बारे में भी याद रखना। खजुराहो के मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, और पर्टिकुलर नाम भी इन मंदिरों का नाम आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। कितने हैं? 11 हैं। इन 4 के बारे में तो आपको याद रखना है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। बाकी जो अन्य है, वन विहार, डायनासोर जीवाश्म, माधव फॉसिल जीवाश्म, ओंकारेश्वर और संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सब जो है नेशनल पार्क के बारे में आप ध्यान में रखना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना यहाँ पर चलाई हुई है मध्य प्रदेश में। स्पेशल 40 का गठन किया गया था लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। EFIR पंजीकरण सेवा और एक जिला एक शिल्प अभियान जो है ये कहां पर चल रहे हैं? मध्य प्रदेश में। बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना यहां पर चल रही है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट जो है हबीबगंज में, और विद्युत मित्र योजना जो है निष्ठा नाम से यहां पर चल रही है मध्य प्रदेश में। इतना सब याद रखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां। 15वें ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? कैप्टन की बात हो रही है, किसमें? 15वें ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन की बात हो रही है, तो केन विलियमसन को, जो कि न्यूजीलैंड के ये कैप्टन है, इन्हें ये पुरस्कार से नवाजा गया है 15वें ESPN वाले से, है ना। इसी फील्ड में बात करें तो यहाँ पर टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021, टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर ऋषभ पंत को, और टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर जो मिला है वो काइल जेमिसन को मिला है, जो कि ये भी न्यूजीलैंड के हैं। और डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर 2021 ओली रॉबिन्सन को मिला है, ये इंग्लैंड के हैं। इतना सब आप याद रखेंगे इसके बारे में, इन पुरस्कार के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वां। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट जो है मानव तस्करी को रोकने के लिए किसने शुरू किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने। किसने? रेलवे सुरक्षा बल ने। तस्करों में महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में खासकर ये विशेष बल तैनात किए जाएंगे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ऑपरेशन आहट नाम से ये योजना यानी एक अभियान शुरू किया है, ये आप याद रखना। 21वां है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने
हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के? कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बनाए गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के अंतर्गत कार्य करता है, जो कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर कार्य करता है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले जो रॉकेट हैं, अंतरिक्ष वाहन है, उन पर कार्य कौन करता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र करता है, जो किसके अधीन कार्य करता है? इसरो के अधीन कार्य करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की, वो 21 नवंबर 1963 को हुई थी और इसका मुख्यालय त्रिवंतपुरम केरल में है। कहां पर? त्रिवंतपुरम केरल में है। इसके अलावा जो अन्य नियुक्तियां हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी। कौन? शांति श्री धूलीपुड़ी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बन गई हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष गीता मित्तल बनी है, जो कि दुष्यंत चौटाला इसके पहले अध्यक्ष थे यहाँ पर, और उनका स्थान लेंगी कौन? गीता मित्तल, है ना, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष। कर्मचारी चयन आयोग के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ाकर आया हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, एस किशोर, है ना। एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। कौन? दिनेश कुमार सकलानी। यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश मुखी। एम जगदीश मुखी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव मनोज आहूजा बने हैं। वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव जो बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कैग जो है, इसकी जो ये महानियंत्रक लेखा जो बनी है वो सोनाली सिंह बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक श्रीनिवास मूर्ति बनाए गए हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिदेशक मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिदेशक मदन मोहन त्रिपाठी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान बनाए गए हैं। राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं। पीटीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बनाए गए हैं। फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला, ये भी ध्यान में रखना, फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला, है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन हमारा रहता है हमारा यहाँ पर, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? ये की फ्रांस देश ने। किसने की? फ्रांस देश ने महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता फ्रांस ने की। हमारे भारत से प्रतिनिधित्व किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये थे हमारे 22 टॉप क्वेश्चन इस वीक के। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।